नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पंचकुला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। भारत में टीबी पहचान व मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक 100 दिवसीय शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टीबी चैंपियन को सम्मानित भी किया। तो तस्वीरें आपको पंचकुला से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रही। और इसी के साथ साथ बताते चले स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने टीबी के बारे में जानकारी दी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की भी ये पहल है कि 2025 तक भारत से टीबी मुक्त करना है, जिसके लिए लगातार तमाम राज्यों में इसके लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि टीबी के प्रति आप सतर्क रहें। अगर आपको ये बीमारी होती है या फिर कहीं से भी आप इन्फेक्टेड होते हैं तो आप उसके लिए मास्क जरूर पहने, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो किसी और में ना हो। लगातार इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सरकार की तरफ से देखिए, अगर कोई भी मरीज है उसके लिए पूरा खर्चा और पूरा खर्च जो है वो सरकार उठाती है, जिसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव में हाल ही में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद महाराज अवलोकन करने पहुंचे थे, जहां पर पहुंचकर स्वामी ज्ञानंद महाराज ने कहा कि जयंती का आयोजन बारे जो की परिकल्पना की गई थी वो आज साकार होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बताया कि महोत्सव को लेकर विस्तार से जानकारी भी थी। वहीं दूसरी ही ओर उन्होंने बांग्लादेश में मंदिर तोड़ने और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बयान दिया। कि जो एक परिकल्पना थी कि गीता की ये धर्मधारा जो है, यहाँ भगवत गीता का भाव इतना व्यापक स्वरूप ले कि स्थानीय लोग भी, पूरे प्रांत के लोग भी और धीरे धीरे पूरे देश के लोग और विश्व तक ये संदेश जाए, तो प्रसन्नता है ये सब स्वरूप देख करके। और कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की महाआरती की। इस मौके पर उनके साथ आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर गीता का ज्ञान दिया वो भूमि कुरुक्षेत्र है और इस पावन मौके पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़े गौरव की बात है कि गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ यहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी भी है। और ये महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था तब जहां तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और देखिए, यहां पर महोत्सव में हरविंदर कल्याण भी पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी रही, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम में भव्य रूप से भाग लिया और भव्यता बढ़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष नजर आए। इसके अलावा भी तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, आरती की गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बेहद ही भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तमाम लोग पहुंचे हुए थे। और यहां पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए। यहां पर आपको बताते चले पूजा अर्चना भी की गई, आरती उतारी गई। इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी रही। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को एक ज्ञान दिया, गीता का संदेश दिया,
आज गीता महोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आज ब्रह्म सरोवर पर मुझे भी महाआरती में शामिल होने का मौका मिला। मैं आज पूरे समाज से यही अपील करूंगा कि जो गीता का संदेश है, हम अपना कर्म अच्छे तरीके से करें, सत्कर्म करें और अपना जीवन समाज और मानवता के काम लाने का काम करें। पहले गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मनाई जाती थी, विदेशों से मनाई जाती है, बड़ा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का गया, तो क्या देखिए, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और वही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 8 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र आएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दौरे को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति का आगमन 8 दिसंबर को लगभग 12 बजे होगा। वो ओडिशा पवेलियन, हरियाणा सरकार की नॉन स्टॉप प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और उसके बाद गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेंगे। उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बताना चाहता हूं कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति 8 तारीख को लगभग 12 बजे यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले जो हमने उनके साथ अनुरोध करा है कि हम उनको उड़ीसा का पैविलियन दिखाना चाहेंगे, उसके बाद हरियाणा का पैविलियन है, फिर हमारे डायरेक्टर जनरल IPRL के द्वारा इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन विभाग के द्वारा जो एग्जीबिशन है वो दिखाई जाएगी। उसके बाद जो विभिन्न हमारे विभाग है उनकी एग्जीबिशन भी दिखाई जाएगी। उसके बाद भारत के जो माननीय उपराष्ट्रपति है ये गीता ज्ञान संस्थान में चले जाएंगे। और वहीं कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से उत्पन्न पावन गीता के जगत उत्सव में जो है जन्मोत्सव में उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 मनाया गया है और इस महोत्सव में अलग अलग राज्यों के परंपरागत कलाकारों के अलावा स्कूलों के बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इस महोत्सव में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है। स्कूल के बच्चे प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर भगवान श्री कृष्ण, श्री राम एवं गीता पर आधारित सामूहिक नृत्यों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हजारों बच्चे ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जानकारी दे दें कि इस साल गीता महोत्सव हो रहा है, जबकि 15 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में इसका समापन होगा। वो हमें ये पावन पर्व देते हैं, ये पावन धरा देते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे आके परफॉर्म करते हैं। ये जो सभी बच्चे पीछे खड़े हैं आप देख रहे हैं, ये जयराम पब्लिक स्कूल से ही आए हुए हैं और यहाँ पर आकर इन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक नृत्य के माध्यम से ये अध्यात्म से जुड़ते हैं, कृष्ण जी की लीलाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं हमारी आज की युवा पीढ़ी जो इन चीजों से हट रही है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से वो इन चीजों से जुड़ती है। और आगे बढ़ते हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध सूफी गायक हंसराज अब दोबारा नए अंदाज में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आएंगे। इन मंचों पर नए सूफी गायन की प्रस्तुति देकर सूफी गायन को वहां जो है चाहने वालों की मुराद पूरी करेंगे। इन मंचों पर 11 साल के अंतराल के बाद नजर आएंगे। इसके लिए सूफी गायन की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और इस सूफी गायक ने अपने मन की इस बात को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के मंच पर साझा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हंसराज, देखिए इनकी प्रस्तुति है जहां पर वो अपने गायन से एक मधुर बांधते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ समा बांधते हुए नजर आ रहे हैं। मधुर आवाज के साथ उन्होंने इस पूरे मंच की भव्यता बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब वो नजर आने वाले हैं, जिसके लिए अब पूरी तैयारी हो चुकी है। सूफी संगीत की तैयारी में तमाम लोग जुटे हुए हैं और अब जो है यहाँ पर इंतजार है। और आपको बता दें कि सूफी संगीत की तैयारी की जा रही है और इसी के साथ साथ ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर हंसराज इस पूरे कार्यक्रम में अपनी
भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे। जहां पर देखिए सभी को बेसब्री से इस पूरे कार्यक्रम का इंतजार है, जहां पर अब लगातार तैयारियां की जा रही हैं, जहां एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया जा रहा है, जहां यहां पर आपको बता दें कि गायक हंसराज आने वाले हैं, जो कि अपनी मधुर आवाजों से पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए समा बांधने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना बुलावे के वो किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। किसान नेता ने कहा कि सभी जथेबंदियों इकट्ठा होकर आंदोलन करते तो सरकार पर भी दबाव पड़ता। किसान नेता चढ़ूनी ने सलाह दी है कि सरकार को बातचीत कर पूरे मसले पर हल निकालना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के किसी नेता के साथ उनकी अनबन हुई है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। और इससे पहले वे कहां थे? पहले उन्होंने किसानों को की जो सूद थी वो क्यों नहीं ली? ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास, और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। और वही करनाल जिले में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ताजा मामला करनाल के रेलवे रोड स्थित सावित्री लाभ का है, जहां पर आपको बताते चले कि 2 चोरों ने लाखों के गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में 2 बदमाश पहले से ही रैकी कर रहे थे। मौका मिलते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। दुल्हन के भाई ने बातचीत में बताया कि उनकी बुआ के पास एक थैले में गहनों से भरा बैग था, जिससे दुल्हन के लड़के वालों ने की तरफ से दिए गए सोने व चांदी के गहने सहित शगुन के लिफाफे भी थे। जैसे ही बुआ जी को परिजनों के ने फोटो के लिए बुलाया, वैसे ही चोरों ने गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। या यूं कहे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस घटना को अंजाम देने के बाद चोरों के फरार होने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भाभी फोटो खिंचाने, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, करी जा तू जाती नहीं है। मैं चली गई, वो बेचारी बेटी उठा के ले गया, कोई सवेरे से संभाल के बैठी थी। क्या क्या था बुआ जी उसमें? हार था, कांटे थे, अंगूठी थी, नाक का कोका था, ऊपर की सोने की बालियां थी, लड़के की अंगूठी थी, चांदी का गिलास, चांदी का गिलास था, पंजेब थी, एक साड़ी पे लगाने का एक गुच्छा होता वो था, सगन वगैरह के लिफाफे भी वो भी थे उसमें। हमने जैसे मिली करी थे ना, 100 रुपए डाले हुए तो बच्चे थे, बच्चों ने लाके वो भी थे। और लड़के वालों ने सेट दिया था, 2 सेट, वो उन्होंने हमें दे दिया, वो भी था। मंगलसूत्र था, पंजेब थी उनकी, और उनकी अंगूठी थी, उनकी पंजेब थी। तो हमारी बुआ जी ने कहा हमारी चाची जी वगैरह को, मम्मी वगैरह को, कि जाओ आप भी स्नैप करवा लो एक जाके। तो वो स्नैप करवाने चले गए, वो ऐसे करके देखने लगे। इतने में उसने पीछे से ब्लेजर उतारा अपना, और वो पहले से घूम रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि कोट पैंट पहन रखा था। हम सोचे भी बरातियों की तरफ से है और हमारी तरफ से नहीं है, तो वो तो बाद में पता चला। उसने ब्लेजर उतारा अपना, कोट पे उसने डाला और बैग उठाया। बैग हैंड बैग था, मैरून कलर का था, उसी में सारा ज्वेलरी। 2 साथी हैं वो बाहर जाके 2 मिले हैं जी, यहाँ अंदर एक ही था। सीसीटीवी फुटेज में कोई फोटो आई? हाँ जी, आ गई है जी, वीडियो भी देंगे। क्या लेकर गए वो उसमें जी देखो ज्वेलरी है हमारी, और सगन के लिफाफे हैं, और कुछ कैश था उसके अंदर। टोटल हमारा सोना गोल्ड है जो 10 तोला है। 10 तोला है, हाँ जी 10 तोला है, और सिल्वर भी है। हाँ जी ज्वेलरी है, क्योंकि हमारी तरफ से और लड़के वालों की तरफ से। आज मेरी सिस्टर की शादी है। ये एक चोरी के संबंध में यहाँ से सूचना प्राप्त हुई, फिर मौके पे आए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं जी। ठीक है जी। दुल्हन का सामान है सर? हाँ, दुल्हन का सामान है। ठीक है, कुछ 10 तोले के आसपास इन्होंने बताई है। तो कोई सीसीटीवी आया सब सामने?
सीसीटीवी आया? हाँ, देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और करनाल के इंद्री हलके में छपरियो गांव के रहने वाले हाकम सिंह युवा किसान 2 साल पहले कनाडा में काम को कमी की वजह से भारत वापस लौट आए। दोस्त के सुझाव और दूसरे जिलों में किसानों की तरफ से की जा रही नेट हाउस की खेती को देखा और समझा। फिर अपनी 1 एकड़ जमीन पर नेट हाउस से खीरे की खेती शुरू की और आज हाकम सिंह इसी खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे किसान भाइयों को भी इसी प्रकार से खेत करने की सलाह दे रहे हैं। हाकम सिंह 1 एकड़ से करीब 15 टन फसल ले रहे हैं और मार्केट में 35 से 36 का रेट प्रति किलो उन्हें मिल रहा है। तो देखिए, भारत में स्थापित बिजनेसमैन एक है जो कि एक बहुत अच्छी पहल निभाते हुए नजर आ रहे थे। वो विदेश गए हुए थे जहां पर काम की कमी की वजह से वो भारत वापस लौट आए और अब देखिए 1 एकड़ में वो खीरे की बुआई करते हैं और ऐसे में उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, जिससे उन्होंने एक अपना बड़ा बिजनेस तैयार किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पूरे 1 एकड़ में खीरे की खेती करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां 35 से 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इनके खीरे की बिक्री हो जाती है, जो कि आपको बताते चले कि एक बड़ा बिजनेस इन्होंने अपने दम पर तैयार किया है। और ये नौकरी के तलाश में कनाडा गए हुए थे जहां पर इन्हें काम नहीं मिला, जिस वजह से इन्होंने अपने वतन वापसी की और आज एक बड़ा बिजनेसमैन के रूप में उभर कर सामने आया है, जो कि लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। मैं कनाडा गया था सर, तो 2 साल पहले, तो वहां से मेरे को इतना कुछ काम कुम नहीं मिला, तो फिर मैं रिटर्न अपने देश में आ गया। तो यहाँ से भाई साहब रविंदर जी मिले बेस्ट एग्रो डील से, तो उन्होंने मेरे को सलाह दी नेट हाउस लगाने की। तो अच्छा मार्जिन है, 2 साल से कर रहा हूँ, बढ़िया है, कमाई भी ठीक है, अच्छी है, बाहर जाने से तो अच्छे है। तो आपने कहीं गए भी थे, देखे भी थे नेट हाउस में? हाँ, मैंने केथल साइड में देखे थे, 2-4 पे विजिटिंग कराई थी इन्होंने भाई साहब ने, तो उन्हें रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा था, तो उनके थ्रू चलता रहा अपना। तो यार ये शुरू में तो गोबर का खाद अपना डालना बहुत जरूरी है इसमें, तो और वैसे बेसल डोज है अपने DAP वगैरह, पोटास। और हरियाणा के पहलवान योगेश्वर दत्त यमुनानगर के सरस्वती स्कूल में शूटिंग रेंज का उद्घाटन करने पहुंचे, जहां आपको बता दें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजकल कुछ खिलाड़ी राजनीति करने में लगे हुए हैं, जिसमें खेल बदनाम होते हैं। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि 3-4 पहलवान कुश्ती के पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने विनेश फोगाट के मामले में कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया कि खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है, खिलाड़ी को अपना ध्यान खुद रखना होता है। और इसके अलावा पहलवान योगेश्वर ने भारत की खेल नीति की सराहना की। देखिए, ये हमारे साथ खुद सुमित है, जो पैरा ओलंपिक का 2 बार का ओलंपिक चैंपियन है, और खिलाड़ी की खुद जिम्मेवारी होती है कि उसका डोप देना, उसको मेल करना होता है कि जब भी मैं 15 दिन में कर रहूंगा, अगर मैं आज के बाद अपनी कोई जगह छोड़ता हूँ, 15 दिन में कर रहूंगा, विदेश में रहूंगा या अपने देश में किस टाइम पे रहूंगा, तो बताना होता है, वाडा नाडा को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई इस टाइम पे यहाँ वेयर अबाउट में बताना होता है। और अगर 3 बार में अगर हम अपना डोप नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर डोप बैन का प्रावधान है। सरकार बड़ी मेहनत कर रही है, अपने पूरा हमारे साथ पूरा साथ दे रही है। हम मतलब पहले बड़ी दिक्कतें आती थी, मतलब जब मैंने गेम स्टार्ट करी थी 2010 में, उसके बाद से अब तक मतलब सरकार पूरा सहयोग दे रही है, धीरे धीरे बिल्कुल साथ है हमारे, तो उसका परिणाम भी अच्छा निकल रहा है। हम मेडल्स लेके आ रहे हैं देश के लिए। कुछ और बेहतरी के लिए कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी नई स्कीम्स टाइम टू टाइम निकाल रहे हैं, मतलब अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रेंज पे पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे शूटिंग रेंजेस पे। देखिए जी, कोई भी बड़ी चीज़ होती है उसमें, चाहे आप कोई भी बड़ा काम करने में अगर जो आपका एम बड़ा है तो दिक्कतें तो आती हैं, बट जिस तरह से सरकार साथ दे रही है, टॉप स्कीम में हम खेलो इंडिया स्कीम, अभी नए खेलो इंडिया पैरा गेम स्टार्ट हुए, तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से, लोगों से काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है कि अपना और बेहतर दें हम।
देश और प्रदेश भर के साथ साथ जिला सचिवालय रेवाड़ी से भी टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को 2 बसों को विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि टीबी जो कभी लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, उससे मरीज जिला रेवाड़ी में ना के बराबर है और इसके लिए 100 दिन के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग को टीम गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी जांच करेगी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री टीबी प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर सीमा अंसारी ने बताया कि रेवाड़ी का स्वास्थ्य विभाग हर साल 3,500 मरीजों की जांच और इलाज करता है। सर, अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो हम ईयरली बेसिस पे रेवाड़ी में लगभग 3,500 पेशेंट डायग्नोज करते हैं और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे कंपेयर टू 2015 जो कि हमारा बेस ईयर है उससे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें और भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ये एक शुरुआत तो बहुत पहले से है, लेकिन अब पुनः ये 100 दिन का कार्यक्रम है। हर गांव में जाएंगे और पूरी मेडिकल टीम इनके साथ रहेगी। वैसे टीबी का जो है अब मरीज बहुत कम हो गए, अब ज्यादा, क्योंकि सरकारों ने भी इस पे काम किया है, हमारी मेडिकल टीम ने भी इस पे बेहतरीन काम किया है, इसलिए आज टीबी मुक्त तो धीरे धीरे लगभग खत्म की तरफ है। और फरीदाबाद जिला में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की श्रृंखला में एक बार फिर कर्म, भक्ति और ज्ञान के संगम के साथ साथ भारतीय संस्कृति की गूंज झलकेगी। जी हां, जिला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कन्वेंशन हॉल में 9 से 11 दिसंबर 2024 तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता महोत्सव के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं, जिसमें जिला की इंडस्ट्रियल लिस्ट और एसोसिएशन, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। डीसी विक्रम सिंह ने बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही शहर की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक ली और महोत्सव को गरिमामयी ढंग से मनाने की रूपरेखा तैयार की। फरीदाबाद जिले में 9, 10, 11 दिसंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 12 में HSUP कन्वेंशन सेंटर में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हैं, एग्जीबिशन 3 दिन रहेगा, सेमिनार रहेगा, स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं। साथ ही 11 तारीख को एक शोभा यात्रा पूरे शहर में से निकाली जाएगी, जिसमें सारे सामाजिक संस्थान जो हमारे जितने हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। और पुंडरी के गांव टियोंठा में जो है 40 वर्षीय कृष्ण कुमार जो कि रात लगभग 8 बजे गांव टियोंठा में जंबा जा रहा था। उस दौरान एक बार कार चालक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे कृष्ण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी बलबीर सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें रात करीब 10 बजे मिली। मृतक के चचेरा भाई संजीव कुमार द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। थाना प्रभारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक रोड क्रॉस कर रहा था, तभी पीछे से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कि कृष्ण कुमार की मौत हो गई। थाना प्रभारी जानकारी देते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी को जल्द ही जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये टियोंठा गांव के पास हुआ थी और एक जाम्बे का था एक आदमी, नौजवान, कृष्ण नाम था उसका। वो अपना टियोंठा से गांव जाम्बा जा रहा था अपने, तो कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया। कितनी उम्र थी? ये इसकी उम्र कोई होगी 40-45 के आसपास। क्या नाम था इसका? मृतक कृष्ण था जी। और ये रात किस टाइम की बात है? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।